ओके, नमस्कार। आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वो 10th क्लास का ज्योग्राफी का भूगोल का पहला अध्याय है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जो भी इस व्याख्यान को, इस लेक्चर को सुन रहा है, बड़े धैर्य से, संयम रखते हुए, इत्मीनान से बैठ जाएं और अक्षर अक्षर बात को सुने। देखिए, हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो हर सेकंड बहुत स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। उसको नियंत्रण में करना है, उस बात को ध्यान से सुनना है। आप नोटबुक ले लें और पेन ले लें, जो आपको ठीक लगे उसको आप लिखते जाएं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने आता है कि जो रिसोर्स है, जिसको हिंदी में स्रोत कहा जाता है। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, स्रोत से हमारा क्या अभिप्राय है? बड़ा आसान है। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जो भी चीज मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर सके, उसी को हम स्रोत कह सकते हैं, रिसोर्स कह सकते हैं। एवरीथिंग एंड एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स कैन बी डिफाइंड एज रिसोर्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन इज anything which is having the utility for humans, that is a resource. Whatever humans can use, is using for the purpose of satisfying their needs, that is a resource. तो कहने का ये अभिप्राय है, हमें अपने शब्दों में रिसोर्स को डिफाइन करना है। हर व्यक्ति अपने शब्दों में इसको डिफाइन करने का प्रयास करता है, हर चीज को। लिटरेचर पढ़ते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स की बात पढ़ते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी बात पढ़ते हैं, फिर लास्ट में हमें अपने शब्दों के द्वारा कंक्लूजन पर पहुंचना है, निष्कर्ष पर पहुंचना है। तो निष्कर्ष क्या है? एनीथिंग और एवरीथिंग प्रेजेंट अवेलेबल इन द यूनिवर्स which is having certain utility to satisfy the human need can be defined as a resource. It is a very simple definition. But if you will include three things in your definition of resource, you will find that your answer is quite more effective. See, technologically accessible. इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास उस रिसोर्स को यूज करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अवेलेबल है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उसको यूज नहीं कर सकते, तो फिर वो रिसोर्स नहीं है। इट्स मीन वी शुड हैव द टेक्नोलॉजी टू एसेस दैट रिसोर्सेज, देन ओनली दैट कैन बी डिफाइंड एज रिसोर्स। द सेकंड वन इज इकोनॉमिकली फिजिबल। उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं हम किसी भी चीज को रिसोर्स कह देंगे, हमें उस चीज को रिसोर्स कहना है जो इकोनॉमिकली फिजिबल है, जिसकी कुछ वैल्यू है, और दूसरा उसकी हम इकोनॉमिक टर्म्स में कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ वैल्यू पा सकते हैं। अगर उस गुड्स को, उस सर्विस को मार्केट में सेल किया जाए, व्हाट इट्स मीन दैट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल। मतलब इतना कॉस्टली ना हो कि उसको यूज करें तो उसके जो लाभ है वो तो कम हो जाए और नुकसान ज्यादा हो जाए। इसके बाद है कल्चरली एक्सेप्टेबल। वो जो रिसोर्स है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, उसको एक्सेप्ट होना चाहिए, उसको स्वीकार होना चाहिए। अगेन लेट मी डिफाइन, एनीथिंग कैन बी डिफाइंड एज रिसोर्स व्हिच हैव सर्टेन यूटिलिटी फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बट दैट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स। Then comes to this part. See, human being जो है, अगर वो ना हो तो कोई भी चीज रिसोर्स में कन्वर्ट कौन करेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि ये ह्यूमंस हैं जो प्रत्येक चीज को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर इज रनिंग इन द रिवर टिल दैट इज ऑफ नो यूज, जब तक कि ह्यूमन ब्रेन उसको एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए कैनाल बना करके पाइप के थ्रू खेतों तक ना पहुंचाए। उस सोलर एनर्जी का, जो सूर्य की ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, जब तक हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। तो इन तीन बातों के बारे में ध्यान देंगे। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरमेंट with the help of technology and create the institution
and make benefit of that institution. Once again, it is human beings which interact with the physical environment with the help of technology and create the institutions. Means when certain activity took place, when humans do something, do certain effort and convert that thing in the usable manner, then only that can be defined as resource. So three ways: definition, these three things, and this interaction with physical environment. Afterwards you will find कि मैंने आपके सामने एक चार्ट किया है क्लासिफिकेशन. किसी भी चीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए अगर हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें तो हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं. जैसे आप यहां देखेंगे कि आपके सामने मैंने रिसोर्स को क्लासिफाइड किया है. सबसे पहले रिसोर्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक तो नेचुरल, वो सभी रिसोर्सेज जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होते हैं. यू कैन से विच इज एंडोर्ड बाय द नेचर टू अस, दैट इज नेचुरल रिसोर्स. एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर क्रिएटेड बाय मैन. Man utilized their brain and converted or made certain things which we are using as resource. There are two kind of resource. एक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और एक जो व्यक्ति अपने ब्रेन को यूज करके बनाता है, वो मैन मेड होते हैं. अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको फर्दर दो भाग में क्लासिफाइड कर दिया है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे. यहां पर हम सिर्फ एक क्लासिफिकेशन इसकी दे रहे हैं, उसके बाद वन बाय वन एक एक पॉइंट पे हम आगे बात करेंगे. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल और दो नॉन रिन्यूएबल में डिफाइन किए जा सकते हैं, फर्दर क्लासिफाइड किए जा सकते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको दोबारा रिन्यू करके हम इस्तेमाल में ला सकते हैं. ये फर्दर से दो तरह के होते हैं, कॉन्टिन्यूअस और फ्लो, यानी कि जो लगातार बह रहे हैं. जैसे वाटर इज रनिंग इन द रिवर, दैट इज कॉन्टिन्यूअसली फ्लोइंग. सेम वे विंड इज कॉन्टिन्यूअसली फ्लोइंग, दैट इज continuous or flow. This is the part of renewable. The second is biological. Forest, wildlife, humans, all these comes under this category. So the natural resources is further classified into two parts: renewable, non-renewable. Renewable is further defined or further classified into two parts: continuous or flow or biological. Then non-renewable is further defined, further classified, recyclable, non-recyclable, जिसको एक बार इस्तेमाल करके दोबारा से रिसाइकिल करके फिर से उसको इस्तेमाल किया जा सके. ऐसे बहुत सारे मेटल्स हमारे पास हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं. फर्दर उनको यूज करने के बाद उनको रिसाइकिल करके दोबारा से इस्तेमाल किया जा रहा है. नॉन रिसाइकेबल, फॉसिल फ्यूल्स, मैंने आपको बताया कि हम लोग डिटेल में इसको फिर से करेंगे. अभी एक छोटा सा प्रयास है इसको क्लासिफाइड करने का, उसके बाद इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये है रिसाइकल, नॉन रिसाइकल. नॉन रिसाइकल में फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, एक बार कंज्यूम कर लिया तो वो फिर खत्म हो गए. उसके बाद जो मैन मेड है इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है: सस्टेनेबल, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. इस बारे में हम लोग अगला जो पॉइंट है, अगला जो आपके सामने मैं टॉपिक रिप्रेजेंट करूंगा उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. इस पॉइंट में हमें एक तो रिसोर्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी जो तीन कंडीशन है टेक्नोलॉजी की और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की, और तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबिलिटी की. उसके अलावा हाउ द ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, क्रिएट द इंस्टीट्यूशन एंड मेक यूज ऑफ इट. And further the classification: natural, man-made. Natural further to renewable, non-renewable. Renewable further continuous flow and biological. Non-renewable recyclable, non-recyclable. Further man-made, structural, institutional and quantitative, qualitative. इस पॉइंट के बाद हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है ओके. Now the next part is types of resources. This is very much important question. आप लोग पाएंगे कि जब भी एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में आपके सामने जरूर आएगा. तो एक बार इस पर नजर डालें. ये है on what basis we can define the types of resources.
कि किस आधार पर कितने प्रकार के रिसोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं। यहां पर मैंने 4 लिखे हैं, A, B, C, D। इसमें जो पहला है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि उसका ओरिजिन कहां से है। दूसरा है एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज कितनी तरह के होते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए इसको वन बाय वन हम लोग धीरे से करेंगे। पहले हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को 4 आधारों पर डिवाइड कर लिया है, द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टेबिलिटी, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट एंड ओनरशिप। तो पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हम रिसोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स which we are receiving from biosphere, which are having life or earlier they were having life. For example, we human beings, we comes under biotic resource, wildlife, forest, all these are the example of biotic. And fossil fuels also, because at some point of time we'll go to the back in the history, we find that some point of time there was life in that fossil fuels. So fossil fuels also comes under biotic resources. Second is abiotic, which are composed of non-living things. We are very well aware what are the living things and which one the non-living things. जो non-living things होती हैं वो abiotic resources में आती हैं, जैसे soil है, rock है, metals हैं, winds हैं। तो इस तरह से on the basis of origin we can define the resources into 2 parts, biotic and abiotic. Afterwards exhaustibility, के रिसोर्सेज को एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर से हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, that are called renewable, which can be renewed with any of the process. It can be physical process, chemical process, mechanical process। किसी भी प्रोसेस से निकाल करके जब हम किसी रिसोर्स को दोबारा से इस्तेमाल करते हैं, रिन्यू करते हैं, that comes under renewable resources. So how we can define the renewable resources which can be renewed? Simple definition: solar energy, wind energy, water, force, etc. These comes under renewable source of energy. Non-renewable source of energy means when we use any of the resources that is exhausted, further we cannot make use of it, we cannot renew it, we cannot recycle them. Once they are exhausted, they are over, or they will take a very long time, geological time. For example, fossil fuels. Making of the fossil fuels is a very long process, more than 200 years, 300 years took place. So you can say non-renewable resources are those resources which cannot be renewed. Once used, they are over. Then on the basis of ownership, we can define the resources into 4 types. One is individual. Individual resources वो resources होते हैं जिस पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का मालिकाना हक होता है, जैसे हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, ये सारे के सारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आते हैं। So how you will define individual resources? Individual resources are those resources which or over which a particular individual is having ownership. That particular person can use that resource the way he wants. For example, our houses and car. Community. There are certain resources available in our surroundings which can be utilized by the entire community. Public parks. You can take the example. National resource. National resource is that resource over which a particular country's government is having the right. And for your kind information, every resource available in the country is a national resource. For the purpose of national development, they can, means government or the administration can take our individual resources also. For example, आपने देखा होगा कि जो फील्ड हैं, खेत हैं, उनको भी हाईवेज के लिए एक्वायर कर लिया जाता है। तो एवरी रिसोर्सेज
which is available in the country, which is necessary for the development of a nation, which is required for the nation's development, can be defined as national resource. International resource, see, we are having certain limits, we are having border, we are having certain limit in oceans also. At certain point of place we can reach, but after that, if we want to make the benefit of that water, want to make the benefit of that land, we have to take the permission of the international authorities. All those resources comes under the international resources. So, on the basis of ownership, resources are of four kinds: individual, community, national and international. Status of development, कि जो रिसोर्सेज कंट्री में अवेलेबल हैं उनकी डेवलपमेंट की स्टेटस क्या है। जैसे एक तो पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि एक रिसोर्स अवेलेबल तो है लेकिन उसको उस पोटेंशियल तक हम लोग यूज नहीं कर पाए हैं। कारण हो सकता है टेक्नोलॉजी नहीं है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में आप देखेंगे, राजस्थान इज अ वेरी आइडियल प्लेस फॉर प्रोड्यूसिंग सोलर एनर्जी एट वेरी लार्ज स्केल, बट वी आर नॉट एबल टू हार्नेस। सेम वे Gujarat is the place where we can produce a lot of wind energy, but still we are not able. Means the resources which are having potential, but yet we have not utilized because we do not have technological know-how. Developed all the resources which is developed, which is used by us. For example, petroleum, gases, we are using it. That is fully developed. That comes under develop. Stock, see, we are having the stock. There are very little differences. Do not get confused. With the help of example, you can understand. We are having hydrogen and oxygen, but we cannot make water. So that is stock. And reserve. We are having the reserve stock, but we have not explored. Sometimes you will get confused in potential and reserve and stock. So you are required to do one thing. Just once after defining me, you go through the book, then read it very carefully. Take the help of examples given in the book. Then this will be clear. So these are the classification of types of resources on the basis of origin, exhaustibility, ownership, and status of development. Further, we will discuss about ओके अभी तक हमने बातचीत किया कि रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है और रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हमने किया, कितने प्रकार का होता है हमने किया। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि जो रिसोर्सेज है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनके एक्सेसिव यूज़ करने से मानव जाति के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। देखिए, हमें मालूम है कि ह्यूमंस ने अपनी लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, जो प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ हैं, जिसकी वजह से प्रकृति भी रिस्पॉन्ड कर रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल इसी रफ्तार से, इसी तरीके से होता रहा, तो मानव जाति के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए जो ह्यूमंस ने रिसोर्सेज का रूथलेस यूटिलाइजेशन किया है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, मानव जाति के सामने आ रही हैं, उन पर प्रकाश डालने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले डिप्लीशन। अगर इसी तरह से हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते रहे, इसी स्पीड से, इसी गति से, इसी तेजी के साथ, तो वो दिन दूर नहीं जब ये रिसोर्सेज इस अर्थ से डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और अगर रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए तो द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन will be in danger. So this is the biggest problem. We should try to control the utilization of resources at this much speed. The second one is accumulation. This is again a very big problem and it will create
a social problem, it is creating the social problems also, economic problem also. What is the meaning of this word accumulation? Accumulation in few hands rather. रिसोर्सिस का जो जमावड़ा है, जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो कुछ लोगों के हाथ में है। एक तरफ तो जो अल्ट्रा रिच लोग हैं वो बहुत लग्जरियस लाइफ को लीड कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मकानों में रहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो छोटे से कमरे के अंदर 5-5 लोग रहते हैं, जिनकी वजह से उन्हें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। तो एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड, जो रिसोर्सेज हैं उन पर जो नियंत्रण है एलीट क्लास का, डेवलप्ड कंट्रीज का, उसकी वजह से जो सोसाइटी में गैप क्रिएट हो रहा है रिच और पुअर का, इट इज क्रिएटिंग, इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम। एंड ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा रिवोल्ट होगा, इस तरह का विद्रोह होगा, तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अलावा पूरे वर्ल्ड के सामने बहुत भारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए विश्व की सरकारों को ये प्रयास करना पड़ेगा कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड हैं, इनका जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, वो सही तरीके से हो। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब पेड़ों की बड़ी भारी मात्रा में कटाई की जाती है। ह्यूमंस के लिए जो फॉरेस्ट हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं हम सबको मालूम है, लेकिन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे वो लकड़ी से संबंधित हों या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हों, फ्यूल्स को क्रिएट करना हो, डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस एट अ वेरी लार्ज स्केल। It will create the ecological imbalance, it will give the threat to the existence of human life. So we should take care about it. We as a citizen of the world try to grow more and more tree, and we should try to stop the deforestation. We should try to find the alternate for the utilization instead of forest. Otherwise it will create a huge problem for humankind. पूरा विश्व, पूरा भारतवर्ष, हर देश इस बारे में प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई है वो रुक नहीं रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट को, नेचर को एक बहुत बड़ा थ्रेट मिल रहा है। इट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। देन वी कम्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ द वर्ल्ड इशू। द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट कि इट शुड नॉट ग्रो। Then very first thing is we should try to understand कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। देखिए, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर जो सन की रेज है वो बहुत कम मात्रा में आती है। मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। ये जो वर्ड है ग्रीन हाउस, ये कहाँ से आया है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है। तो विश्व के और ख़ास करके यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर सन की रेज बहुत कम मिलती है, साल के कुछ महीने मिलती है, दिन के कुछ हिस्से में या कई बार तो सूरज के दर्शन हुए बहुत दिन, महीने हो जाते हैं। तो उन लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया है, एक कांच का, ग्लास का, अपने, क्योंकि जो सन की रेज है वो प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सन एनर्जी इज वेरी मच नेसेसरी। तो जो सन की रेज हैं, सन की रेज जब भी आती हैं, जब भी सन निकलता है, तो वो सन रेज यहाँ पर एंटर करती हैं और जो उसकी हीट है, जो उसकी एनर्जी है, वो इसका जो मैकेनिज्म है इस ग्लास के कवर का, उसकी वजह से जो हीट है वो यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को सन एनर्जी की, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, वो उसको इस्तेमाल करता है लंबे समय तक। तो ये देखिए, दिस ग्रीन हाउस इज क्रिएटेड इन दोज कंट्रीज वेयर सन रेज आर रेयर। whenever the sun rays comes, this glass project trap the sun heat, it does not allow to move out, and whenever the plants need for the process of photosynthesis they use this energy. तो ये जो ग्रीन हाउस बनाया है, इसी से ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ है, उसी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, जो हमारी अर्थ है वो सन की रेज को लेती है,
बहुत सारी जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस यूनिवर्स में चली जाती है, लेकिन ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की एक क्वालिटी होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। जो ये सन की रेज हैं जो अर्थ में एंटर कर रही हैं, CO2 इज वेरी हेल्पफुल टू ट्रैप दिस हीट, सो दैट कि सारी की सारी एनर्जी बाहर ना चली जाए। लेकिन ये जो CO2 है, ये CO2 इतने लेवल पर बढ़ चुकी है, इसके अलावा भी कुछ गैसेस हैं, वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जो सन की एनर्जी आती है, जो बहुत सारी बाहर जानी ही चाहिए क्लाइमेटिक सिस्टम के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए, लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रही। ये CO2 उसको वहीं पर ट्रैप कर रही है, जिसकी वजह से अर्थ में हीट बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, और जिसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। वो अगर इसी स्पीड से CO2 इंक्रीज होती रही और हीट ट्रैप होती रही सन की, जो वापस यूनिवर्स में हीट रिफ्लेक्ट बैक होती है, वो नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा का पूरा जो विश्व है वो पानी पर तैरेगा। क्योंकि ग्लेशियर, हमें पता है कि बहुत बड़ा वाटर का अमाउंट ग्लेशियर्स में है और वो धीरे 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 पिघल रहा है। तो दिस इज क्रिएटिंग ए वेरी बिग थ्रेट। The heat of the earth is increasing at very large scale, at very high speed, which is giving the threat to the survival of the humans on the earth. So we should take care of it. We should plant more and more tree. अब देखिए, प्रॉब्लम के साथ साथ हमें यह भी करना है कि हाउ वी कैन कंजर्व द रिसोर्सेज। एक और सवाल है, इसी के साथ साथ उसका जवाब आएगा। जैसे डिप्लीशन का है तो कंजर्वेशन के लिए हम क्या कह सकते हैं, जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो स्पीड उसकी कम होनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू फाइंड द अल्टरनेट। एक कंजर्वेशन का हो गया। एक्यूमुलेशन में कंजर्वेशन का क्या हो गया कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्टिफाइड होना चाहिए, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ताकि रिच और पुअर का जो गैप इंक्रीज हो रहा है सोसाइटी में वो ना हो पाए। डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन के लिए क्या कहेंगे, वी शुड स्टॉप द डिफॉरेस्टेशन, वी शुड स्टार्ट द एफॉरेस्टेशन। ये कंजर्वेशन है। तो प्रॉब्लम के साथ साथ दो क्वेश्चन हल कर रहे हैं इकट्ठा। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, थ्रेट्स, ऑब्स्टेकल आर कमिंग बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ वी कैन कंजर्व आवर रिसोर्सेज। दो क्वेश्चन हो रहे हैं साथ में यार। तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग। आई हैव डिस्क्राइब्ड इट। ये वर्ड आया है यूरोपियन कंट्रीज से, जो अपने प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एक ग्लास का हाउस बनाते हैं, जिसमें जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा हो जाता है, क्योंकि सन बहुत समय तक निकलता नहीं है। इसी तरह से जो अर्थ है उसमें CO2 की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, और जो हीट रिफ्लेक्ट बैक होकर के यूनिवर्स में जानी चाहिए वो नहीं जा रही है, जिसकी वजह से जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं, देन अगेन इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन काइंड ऑन दिस ब्लू प्लैनेट अर्थ। देन पॉल्यूशन, सेम वे पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग। वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज, it is creating the pollution. It is noise pollution, water pollution, land pollution. All kind of pollutions are causing take place because of the excessive use of the resources. Then the land degradation. We are making excessive use of chemical fertilizers and insecticide to increase the production in field, जिसकी वजह से जो लैंड की कैपेसिटी है, जो लैंड की क्वालिटी है, फर्टिलिटी, वो धीरे 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 रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से जो लैंड है वो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को गेन नहीं कर पा रही। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा, देन व्हाट विल हैपन, द लैंड विल बिकम बैरन, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी क्रॉप। देन अगेन जो मानव जाति है उसका जो सर्वाइवल है, एग्जिस्टेंस है, वो खतरे में हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अब गर्मियाँ इतनी भीषण, आज भी टेम्परेचर अगर हम देखें, यू कैन सी माई स्वेट, टेम्परेचर 45-50 के टच कर रहा है इंडिया में भी। तो क्लाइमेट चेंज विल क्रिएट अगेन ए प्रॉब्लम। एसिड रेन,
दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, लेकिन जो पानी ऊपर जा रहा है और जो सिचुएशन स्काई में, आसमान में क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से एसिड रेन हो रहा है, एंड अगेन इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो यू कैन सी what kind of problems are occurring due to the excessive use of resources. And please try to understand, here we have completed 2 questions, और इस चैप्टर को 10th क्लास के करिकुलम में इंक्लूड करने के लिए यही उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को इन सब बातों का, प्रॉब्लम्स का पता लगे और वो इन सब बातों में अपना योगदान करें कि जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारी अर्थ है, उसको सेव किया जा सके. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर अकरिंग ड्यू टू द एक्सेसिव यूटिलाइजेशन और रूथलेसली, अनजस्टफुली एंड क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, एंड हाउ वी कैन कंट्रोल, हाउ वी कैन सेव आवर अर्थ. हम अपनी पृथ्वी को, धरा को कैसे बचा सकते हैं, मानव जाति को बचाने में, मानव सभ्यता को बचाने में हमारा क्या क्या योगदान हो सकता है, हमें कौन से मेथड्स इस्तेमाल करने चाहिए. इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं. अब सवाल आपके सामने किसी भी तरह से आए, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हैं और प्रॉब्लम्स को हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये सारा इसमें पढ़ा. और जब प्रॉब्लम्स की बात आती है तो उसके सॉल्यूशन की बात आती है कि उसका सॉल्यूशन क्या हो. एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? हमें मालूम है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन लाइफ को कंफर्ट करने के लिए रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा. रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो अर्थ है वो ह्यूमंस के लिए है. ह्यूमंस अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने लाभ के लिए उन्हें सदियों से इस्तेमाल करता रहा है और वो फ्यूचर में भी करेगा. लेकिन उसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, देखेंगे जरा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट होनी चाहिए, रिसोर्सेज का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उनको यूज करते समय 2 बातों का ध्यान रखना है. 2 थिंग्स. पहली बात, हमें कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना है कि जो हमारा वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको डिस्टर्ब ना हो, वहाँ पर पोल्यूशन ना हो, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन, डिफोरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें ना हो. कहने का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट को किसी तरह का थ्रेट ना हो. और दूसरी बात क्या है कि हमें उनका इस्तेमाल इस स्पीड से करना है. ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है कि हमें, हमारे एंसेस्टर्स ने जो रिसोर्सेज दिए हैं उनको हम उस स्पीड से एग्जॉस्ट करें कि आने वाली जनरेशन के लिए भी, जो कमिंग जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग छोड़ करके जाएं. ऐसा ना हो कि हम अपने जीवन काल में ही सबको नष्ट कर दें. वी हैव टू टेक केयर अबाउट द कमिंग जनरेशन while utilizing the resources available at present. मीन्स जो वर्तमान में मौजूद है उसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से करें कि जो भविष्य की जो वो हैं, जनरेशन है, उनके लिए कुछ चीज़ें शेष रहें, अच्छी स्थिति में रहें. तो ये कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन विच द रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड in the way that there should be no threat to the environment, and the consideration of the future generation must keep in mind. We should provide to the next generation a rich earth with the full of resources. So that is sustainable development. 2 things we have done: problems, solution, and meaning of sustainable development. Next part we will do and see. I have been observed again कि 30 से 40 मिनट की ये वीडियो होने जा रही है और जैसा मेरा मानना है कि इसको यहीं पर रोक दिया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं दोबारा से रीजनरेट होकर के, री एनर्जाइज होकर के, ठीक है, फिर दोबारा से सामने बैठें और दोबारा से करें. जो तो इसका रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग लेक्चर है, मैं अगले वीडियो में दूंगा. और एक मैं रिक्वेस्ट आपसे बार बार करता हूं, देखिए, एज एन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं सभी के पास पहुंच पाऊं.
तो उसका एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर आप जो वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है। सब्सक्राइब जैसे ही आप करते हैं वहाँ बेल आइकन है। एक तो जब मैं दूसरा इसका वीडियो आपके पास अपलोड करूँगा, यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, तो तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप उसको इंस्टेंटली देख सकते हैं, उससे कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। दूसरा, आप इसको शेयर करें ताकि जब मैं सभी के पास नहीं पहुंच पा रहा हूं तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीज़ें सभी के पास पहुंचे। अगर आपको खुद को समझ में आ रहा है तो आपका ये नैतिक कर्तव्य है अपने आसपास के जो विद्यार्थी हैं, जो आपके सहपाठी हैं, जिनको आप जानते हैं, उनके साथ इसको शेयर करें। और दूसरी बात कि जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, तो ताकि जो आपकी जो सलाह है, जो आपकी एडवाइस है, जो आपके व्यूज़ हैं, मैं उनको अपनी नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर सकूं और जो लेक्चर है उसको और भी प्रभावशाली बनाया जा सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, मैं आपसे इस व्याख्यान के लिए विदा लेता हूं और अगले व्याख्यान के लिए हम मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।